हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पीजीटी 2000 में पूछे गए प्रश्न, इतिहास के प्रश्न हैं जिसका हम दूसरा भाग 25 प्रश्न पढ़ेंगे। पीछे हमने 25 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, सुकेर चकिया मिसल से संबंधित था। इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। नवंबर 1780 को जन्मे रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के प्रधान महासिंह के पुत्र थे। रणजीत सिंह ने अपनी योग्यता और कुशलता के बल पर पंजाब में एक छत्र राज्य की स्थापना किया। उन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी मॉडल पर विकसित किया। अगला हमारा प्रश्न है, सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 यानी 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, केशव चंद्र सेन ने इसकी प्रेरणा दिया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्म समाजी नेता केशव चंद्र की प्रेरणा से 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे, परंतु इस समाज के प्रसिद्धि दिलाने वाले का जो श्रेय दिया जाता है वह महादेव गोविंद रानाडे थे, और प्रार्थना समाज ने समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। अगला हमारा प्रश्न है, सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। 1782 में संपन्न सालबाई की संधि सिंधिया की मध्यस्थता के कारण पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच हुआ। सालबाई संधि ने अंग्रेजी कंपनी को 20 वर्षों की शांति प्रदान की। अगला हमारा प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख निम्न में से कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोरा। बंगाल से जो चीज़ निर्यात होती थी वह उसमें प्रमुख जो वस्तु थी वह सोरा था। अगला हमारा प्रश्न है, अंग्रेज़ों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, मीर जाफर। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। 1764 में संपन्न बक्सर युद्ध से पूर्व ही अंग्रेजों ने मीर कासिम की जगह मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। वह अक्टूबर 1765 तक मृत्यु पर्यंत नवाब बना रहा। अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी 12 अगस्त 1765 को प्राप्त हुई, अतः दीवानी के समय मीर जाफर ही बंगाल का नवाब था। अगला हमारा प्रश्न है, बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने 1772 में पंचसाला बंदोबस्त शुरू किया। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वालों को लगान वसूली का अधिकार दिया गया, परंतु बाद में 1777 में इसे समाप्त कर सालाना बंदोबस्त शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कितने वर्ष तक रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 यानी 3 वर्ष तक वह रहा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के एक क्षमता प्राप्त राजदूत सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। इसका उद्देश्य व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना था। रो ने 1615 के अंत से 1618 के अंत तक बराबर जहांगीर के दरबार में रहा। वह लगभग 3 वर्षों तक मुगल दरबार में रहा। अगला हमारा प्रश्न है, विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। निम्न में से कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास आत्मसम्मान जागृत किया। अगला हमारा प्रश्न है, अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रीय नेता थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, ज्योतिबा फूले जो थे वह अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रीय नेता थे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई थी। इसका नेतृत्व ज्योतिबा फूले ने किया। इन्होंने 1872 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोध समाज का उद्देश्य ब्राह्मणों में के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक कृत्यों से निम्न जातियों को बचाना था। अगला हमारा प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। अगला हमारा प्रश्न है, किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम
निकास सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी दिया था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा 3। दादा भाई नौरोजी ने जो अंग्रेज़ों के आर्थिक शोषण का नाम था, उसका सिद्धांत जो दिया उसे ड्रेन थ्योरी नाम दिया। इस प्रश्न की व्याख्या हम देख लेते हैं। धन निकासी से अभिप्राय उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल एवं उत्तरदायित्व के दिए गए। धन निकासी का सिद्धांत थ्योरी ऑफ ड्रेन का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया? तो इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा, कोकनाथ कांग्रेस में इसका विरोध किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 1935 AD में। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में भारतीय शासन अधिनियम 1935 अंतिम था। इस अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना थी। इसके द्वारा प्रांतों में दोहरे शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। अगला हमारा प्रश्न है, शिबली नुमानी 1914 ईस्वी तक जीवित थे, देवबंद मदरसे के समर्थक में थे और उनके संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, वे सैयद अहमद खां के अंग्रेज़ों के प्रतिभक्ति को उचित मानते थे। ये सत्य नहीं है। और सब सत्य है, वे लोकतंत्रवादी होने के साथ साम्राज्यवाद के विरोधी थे। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे। वे इस्लामी एकता के समर्थक थे। ये बातें सही है शिबली नुमानी के बारे में, लेकिन ये बातें सही नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम मेरी 2 बेगमें हैं। हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। यह कथन निम्न में किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, बैमफील्ड फुलर जो थे, इन्होंने यह कहा था कि हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल विभाजन 1905 पर पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फुलर ने मुसलमानों को अपनी लाडली बेगम यानी चहेती पत्नी के रूप में उल्लेखित किया। इसका उद्देश्य बंग विरोधी आंदोलन में मुसलमानों को पृथक रखना था और राष्ट्रीय आंदोलन में फूट पैदा करना था। अगला हमारा प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण उनसे असंबद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, वे बहुविवाह से तर्कसंगत मानते थे। ये असंबद्ध है और सब सही है। अगला हमारा प्रश्न है, अकाली आंदोलन से संबंधित विभिन्न घटनाओं का कालक्रम से रखिए। तो इसका पहला ननकाना गुरुद्वारा कांड, फिर तोसा खाना गुरुद्वारा कांड, फिर गुरु का बाग संघर्ष। ये तीनों क्रम सही है, 1, 2, 3। इस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, ननकाना गुरुद्वारा कांड जो हुआ था फरवरी 1921 में हुआ था। तोसा खाना गुरुद्वारा कांड जो हुआ था मई 1921 में हुआ था। गुरु बाग का जो संघर्ष हुआ था अगस्त 1921 में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, भारत छोड़ो के आंदोलन में। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे रोमांचकारी कार्य बम्बई शहर के निकट विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो का गुप्त संचालन था। रेडियो ट्रांसमीटर से प्रसारण कार्य सर्वप्रथम उषा मेहता ने किया, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस के रेडियो में बोलते रहे और नवंबर 1942 में पुलिस ने इसे खोज निकाला और जब्त कर लिया। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन प्रमुख कारण था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसाई धर्म प्रचारों की बढ़ती गतिविधियां जो थी, यह विद्रोह का प्रमुख कारण माना गया। दोस्तों, ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है। कैसा लगा आपको ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।